पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। भूमिका। अरस्तु एरिस्टोटाइल्स का जन्म मकदुनिया के स्तगेरा नामक नगर में 384 एडी पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिकंदर के पितामह अमिनतास के दरबार में चिकित्सक थे। अतः प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे दार्शनिक अरस्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। वे प्लेटो के परमप्रिय शिष्य, जिन्हें प्लेटो अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा करते थे, उन्हें सिकंदर महान का गुरु होने का भी गौरव प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों पर उनका समान अधिकार था। यही कारण है कि अरस्तु को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विधाओं का आदि आचार्य माना जाता है। उनकी कृतियों की संख्या 400 मानी गई है, किंतु उनकी प्रतिष्ठा के लिए 2 ही ग्रंथ उपलब्ध है। टेक्निस रिटेरिकेस, जो भाषण कला से संबंधित है, इसका अनुवाद भाषण कला रेटोरिक किया गया। दूसरा पेरिपोएटिकेस, जो काव्यशास्त्र से संबंधित है, जिसका अनुवाद काव्यशास्त्र पोएटिक्स किया गया। हालांकि काव्यशास्त्र का ये ग्रंथ बृहद ग्रंथ न होकर एक छोटी सी पुस्तिका मात्र है, जिसमें कोई व्यवस्थित विस्तृत काव्यशास्त्रीय सिद्धांत निरूपण नहीं है। माना जाता है कि इसमें उनके द्वारा अपने विद्यापीठ में के लिए तैयार की नई सामग्री को उनके विषयों ने एकत्र कर दिया, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ बन पड़ा है। काव्यशास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के 2 उद्देश्य रहे हैं। एक तो अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन विश्लेषण, दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों को समाधान। किंतु इस प्रसंग में अरस्तु ने न तो कहीं प्लेटो का नाम लिया है, न खंडनात्मक तेवर अपनाया है, और न गुरु के विचारों की तुलना में अपने विचारों को श्रेष्ठ ठहराने की अशालीनता प्रदर्शित की है, बल्कि उन्होंने प्लेटो के काव्य विषयक विचारों की दृढ़तापूर्वक और प्रतिभायुक्त समीक्षा की है। अरस्तु ने जिन काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उनमें से 3 सिद्धांत विशेष महत्व रखते हैं। 1 अनुकरण सिद्धांत, 2 त्रासदी विवेचन, 3 विरेचन सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत। इमिटेशन, जो यूनानी के मिमेसिस ममीसिस का अंग्रेजी अनुवाद है और हिंदी में अनुकरण। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा प्रयुक्त ममीसिस शब्द तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे एक नवीन अर्थ में। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग हूबहू नकल मानते हैं, जबकि अरस्तु ने उसको एक सीमित तथा निश्चित अर्थ दिया। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति माना है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि अनुकरण उनके यहाँ बाह्य रूप की अनुकृति नहीं है, जैसी कि प्लेटो की धारणा थी, बल्कि वे कहते हैं कि अनुकरण प्रकृति के बाह्य रूपों का नहीं, उसकी सर्जन प्रक्रिया का है। कलाकार बाह्य जगत से सामग्री चुनता है और उसे अपने तरीके से छांटकर और तराशकर इस प्रकार पुनः संयोजित करता है कि वह कलाकृति कलात्मक अनुभूति को जन्म देती है। प्रकृति में जो कुछ अपूर्णता रह जाती है, उसे कलाकार पूर्ण करने की चेष्टा करता है। इस संबंध में एबरक्रोम्बे का मत उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है कि अरस्तु का तर्क था कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती, तो वह हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है, पर तथ्य यह है कि हम कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं कि वह हमें वह प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। कवि की कल्पना में जो वस्तु रूप प्रस्तुत होता है, उसी को वह भाषा में प्रस्तुत करता है। ये पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का अनुकरण कर सकता है। 1 प्रतीयमान रूप में, अर्थात जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई दे। 2 संभाव्य रूप में, अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है किंतु वैसी हो सकती है। 3 आदर्श रूप में, अर्थात किसी वस्तु को ऐसा होना चाहिए। इनमें पहली स्थिति यथा तथ्यात्मक अनुकरण मानी जा सकती है, जबकि दूसरी एवं तीसरी स्थितियों में वास्तविक जगत के अनुकरण से भिन्नता होती है। इन स्थितियों में कविता के संदर्भ में कहे तो कवि बाह्य जगत को आधार बनाता है, किंतु वह कल्पना तथा आदर्श भावना का आधार लेकर उस वस्तु का चित्रण कुछ इस प्रकार करता है कि वह बाह्य इंद्रिय गोचर या भौतिक जगत की सीमा से बहुत ऊपर उठ जाती है। अरस्तु का एक और विचार महत्वपूर्ण है, वह है इतिहास को लेकर। इतिहास और काव्य की तुलना करते हुए अरस्तु ने काव्य के सत्य को इतिहास की तथ्य से ऊंचा माना है। अरस्तु का मत है, कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक इतिहास केवल घटित हो चुकी घटनाओं का उल्लेख करता है, जबकि काव्य में संभाव्य या घटित होने वाली आदर्श स्थितियों का चित्रण होता है।
दो इतिहास केवल बाह्य जगत की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख एवं विवेचन प्रस्तुत करता है, जबकि काव्य का सत्य घटना विशेष तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि सामान्य होता है। तीन, इतिहास वस्तुपरक होता है। इसके विपरीत काव्य में अनुभूति एवं विचार का सहारा लिया जाता है। श्रेष्ठ काव्य में तो दर्शन तत्व की भी प्रधानता होती है। समृद्ध, अरस्तु अपनी अनुकरण विषयक अवधारणा में इस तथ्य पर बल देते हैं कि काव्य में केवल बाह्य जगत में प्रत्यक्ष जीवन का ही अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि सूक्ष्म, आंतरिक और अमूर्त जीवन का भी अनुकरण किया जाता है। इसके लिए कवि या कलाकार अनुभूति एवं कल्पना का आश्रय ग्रहण करता है। वे अनुकरण के तीन विषय मानते हैं: एक, प्रकृति; दो, इतिहास; तीन, कार्यरत मनुष्य। त्रासदी विवेचन। पश्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। यद्यपि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किए थे, तथापि अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी का गंभीर एवं विशद विवेचन किया। त्रासदी ग्रीक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा रही है। यह मूलतः नृत्य गीत परंपरा से विकसित नाट्य रूप था, जिसे एस्खिलुस और जैसे नाट्यकारों ने समृद्ध किया। यूं तो उस युग में कामदी, महाकाव्य और गीतिकाव्य जैसी साहित्यिक विधाएं भी यूनान में खूब प्रचलित थी, किंतु अरस्तु ने अपनी पुस्तक पेरिपोएटिकेस पोएटिक्स में सर्वाधिक महत्व त्रासदी को ही दिया। त्रासदी, त्रास अर्थात कष्ट देने वाली विधा को कह सकते हैं, किंतु अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर स्वत पूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है। अर्थात त्रासदी में जीवन के किसी पक्ष का गंभीर चित्रण संवाद तथा अभिनय द्वारा होता है और वह दुखांत होती है। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हम त्रासदी की विशेषताओं को निम्न रूप में रेखांकित कर सकते हैं। 1. त्रासदी कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं। 2. त्रासदी में वर्णित कार्य गंभीर तथा स्वत पूर्ण होता है, इसका क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित होता है। 3. इसमें जीवन व्यापार वर्णनात्मक रूप नहीं होता, बल्कि ये प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 4. त्रासदी की शैली अलंकार पूर्ण होती है। 5. इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। 1. कथानक प्लॉट। 2. चरित्र कैरेक्टर। 3. विचार थॉट। 4. पदविन्यास डिक्शन। 5. दृश्य विधान स्पेक्टिकल। 6. गीत सॉन्ग। अरस्तु ने त्रासदी में सर्वाधिक महत्व कथानक को दिया, चरित्र को इतना महत्व नहीं दिया। यहाँ तक कि वे चरित्र के अभाव में भी त्रासदी की सत्ता स्वीकार करते हैं। विरेचन सिद्धांत। यूनानी के शब्द कथासिस का हिंदी रूपांतर विरेचन होता है। जिस प्रकार कथासिस शब्द यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबद्ध है, उसी प्रकार विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष विकार होते हैं। उपयुक्त औषधि के प्रयोग से शरीर के विकारों को निकाल बाहर कर राहत प्रदान करता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण पेट के कब्ज को साफ करना। वैद्य के पुत्र होने के कारण अरस्तु ने ये शब्द वैद्यक शास्त्र से ग्रहण किया और काव्य शास्त्र में उसका लाक्षणिक प्रयोग किया। अरस्तु त्रासदी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और त्रासदी को सर्वश्रेष्ठ मानने के कारणों में उनका विरेचन कथासिस सिद्धांत था। अर्थात अरस्तु के अनुसार त्रासदी दर्शकों के मन में करुणा एवं त्रास दुख की भावनाओं को उकसाकर उनका विरेचन कर देती है। संगीत के क्षेत्र में यह और भी अधिक सटीक बैठती है। ये एक प्रकार से मनोविकारों को उभार कर शांत करने और करुण एवं त्रास से आवेशित व्यक्तियों को शुद्धि का अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो अंततः आनंद प्रदान करती है। कालांतर में अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की 4 दृष्टियों से व्याख्या की गई। 1. धर्मपरक। 2. नीतिपरक। 3. कलापरक। 4. संरचनापरक। विरेचन की ये प्रक्रिया भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत साधारणीकरण की अवधारणा से मेल खाती है।